जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 50 पेपर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन 13 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी इस प्रकार से, अब देखो भी पहला क्वेश्चन ये लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी, श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ स्थित है। श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.5 यानी 7 सही 1/2 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। 10 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से है तो इसको 10 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो तो ये आपके पास में आ जाएगा 10, और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो ये 5/18 से गुणा करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 50/18। या फिर इसको छोटा और करते हैं तो ये 25/9 आ जाएगा। 25/9 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। अब क्या है, ये 7.5 सेकंड में है, 7.5 मिनट के अंदर है। तो देखो भी 7 मिनट के अंदर है, प्रत्येक मिनट के अंदर 7 सेकंड होते हैं, तो टोटल सेकंड देख लो भी कितनी है, तो ये हो जाएगा 420 सेकंड। 420 सेकंड, और यहाँ पे आधा मिनट और है तो इसका मतलब क्या है, 30 सेकंड और है, तो टोटल सेकंड कितनी आ गई, 0, 5 और 4 यानी 450 सेकंड आ गई। अब 450 सेकंड के अंदर 450 मिनट में पार करता है तो पुल की लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल कितनी है 25/9, 25/9 है भी, 25/9। और यहाँ पे समय आपके पास में कितना है, तो 450 सेकंड है। अब काट दो, 9 एकम 9, 9 पांजे 50, सॉरी 9 पांजे 45, 50 आ गया। तो ये 0 और 12, 25 पांजे कितने होते हैं अभी, 25 पांजे 125 होते हैं, तो ये आपके पास में 1250 मीटर आ गया। कितना आ गया अभी, 1250, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं भी नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है, इसमें पूछा है भी पर विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। अब विद्युत चुंबक का निर्माण है वो कैसे होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन देखो भी, मृदु लोहे की कोर के चारों ओर, मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने पर, यानी एक मृदु लोहा है, इस प्रकार से एक लोहा है, लोहे की रोड है, छड़ है, इसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, कुंडली, इस प्रकार से कुंडली बना दी इसके चारों ओर, ठीक है। और उन कुंडली के फेरों के अंदर है वो हमने क्या किया है, कुंडली के फेरों के अंदर धारा प्रवाहित की है। धारा प्रवाहित करने पर ये जो रोड है वो क्या है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगी भी, ठीक है। तो यही इसने बोला भी, मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है, इस प्रकार से कुंडली बनाई जाती है और उसमें फिर क्या है, धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये रोड है वो क्या है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला भी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में संकेंद्रित है, तो वो भारत के 7 राज्यों में संकेंद्रित है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में यहां पे देखो भी, ये लिखता है डी और एच पी। अब इसको डी एच पी को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है एच एल और टी लिख रहा है, एच एल टी लिख रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे डी को यानी डी 4 पे आता है और 4 को इसने क्या लिखा है, 8 लिखा है, और 4 जोड़ दिया यानी 8 हो गया। इसी प्रकार से
एच है वो 8 पे आता है और फिर 4 जोड़ दिया 12 आ गया, और पी है वो 16 पे आता है, 16 और 4 कितने होते हैं 20 होते हैं, तो यहाँ पे 4 जोड़ दिया, यानी प्रत्येक के अंदर 4 जोड़ रहा है अभी। तो यहाँ पे एस के एफ के अंदर देखो भी एस के अंदर है वो 4 जोड़ेगा, तो 19 और 4 23, 23 पे आता है डब्लू, और 23 पे आ गया भी डब्लू, और उसके बाद में के 11 पे आता है, 11 और 4 15, 15 पे आएगा ओ, और एफ आता है 6 पे, 6 और 4 10, तो यहाँ पे डब्ल्यू ओ जे, यानी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला भी उस ठोस लंबवर्तीय बेलन का आयतन सेंटीमीटर की क्यूब में ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास है वो 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो लंबवर्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई आर स्क्वायर एच होता है तो यहाँ पे पाई का मान रख दो 22/7 इंटू यहाँ पे आपके पास में क्या है, व्यास 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी, तो 7/2 इंटू 7/2 और एच कितनी है 20 है। अब काटो भी 7 से 7 काट दो, 2 से 11 बार काट दो इसको, और इसको 2 से 10 बार काट दो, 11 7 77, 77 इंटू 10 770, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे का मान ज्ञात करना है भी किसके बराबर होगा ये बताना है आपको। तो देखो भी इस 16x की स्क्वायर है और यहाँ पे 4y की स्क्वायर है और यहाँ पे 25z की स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x की स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 16x की स्क्वायर को 4x की स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस 4y की स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y की स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में प्लस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 25 को मैं 5z की स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा नियम लग रहा है, भी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब देखो भी माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस में निशान है, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, 16xy है, और यहाँ पे क्या आया है 20yz आया है, 20yz है, ये किस में आया है, तो ये आपका प्लस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, और यहाँ पे 40zx है, ये क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो देखिएगा अब इसके अंदर ये 40 कब बनेगा और ये 20 कब बनेगा और ये 16 कब बनेगा, देखिएगा इसको मैं 4 और 4 से गुणा 4 और इसको 2 इंटू 4 इंटू 2 से गुणा करवा दूं तो 16 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये 20 कब बनेगा, तो 20 2 इंटू और 2 इंटू 5 20 बन जाएगा, और इसको 2 से यानी 40 बनाएंगे तो इसको 2 इंटू और ये बन जाएगा आपके पास में 5 इंटू 4। तो अब देखो भी इसके अंदर एक फॉर्मूला ये लग रहा है, इसके अंदर भी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर है ये, और यहाँ पे इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में c की स्क्वायर प्लस में c की स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ac, ये फॉर्मूला यहाँ पे ओपन हो रहा है अभी, ठीक है। अब देखो भी 4x की स्क्वायर है, अब 4x की स्क्वायर लिख देता हूं मैं इसको, 4x की स्क्वायर, उसके बाद में इसको मैं क्या लिखूंगा, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे आपका प्लस का निशान, प्लस का आएगा क्या, नहीं माइनस का आएगा। भी माइनस का कैसे आएगा, देखो भी यहाँ पे माइनस का निशान है, 16xy है, ये क्या है माइनस का निशान है, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस का आपके पास में आ जाएगा 2y स्क्वायर, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का निशान आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में -5z की स्क्वायर। अब ये उसके बाद में यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे आपके पास में ये माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी ये इस प्रकार से 2ab है, तो यहाँ पे a तो ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा और c ये हो जाएगा। 2ab है तो इसका मतलब क्या है, a और b का गुणा आपस में, और 2 यहाँ पे फॉर्मूले में है, तो ये माइनस का हो जाएगा 2ab यानी 4 2 8 और 8 2 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 16xy हो जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस का है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 2bc है, bc यानी माइनस के 2 से और माइनस का 5 से गुणा करवाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 और 10 2 20, और ये हो जाएगा yz, और उसके बाद में ये क्या बनेगा भाई, ये देखिएगा 2ac है, 2ac है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 गुणा में आ जाएगा, और ac यानी
ए है वो तो प्लस का है, सी है वो माइनस का है, तो माइनस का निशान आएगा और उसके बाद में 2 गुना में आ जाएगा, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 8 पांजे 40 होते हैं अभी, तो यहाँ पे 40 एक्स जेड आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर लिख सकते हैं भी एक प्रकार से। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 4x की स्क्वायर माइनस में 2y यानी 4x की स्क्वायर, 4x माइनस में 2y और माइनस में 5z और इसके पूरे की स्क्वायर कर दो आप। तो यहाँ पे ये मान है वो आपका 3 नंबर ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सोल्व करना है भी, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा भी कौन सा नियम लग रहा है यानी कौन सा फॉर्मूला है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण कितना होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम होगी। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धारा न्यूनतम होगी एक तो ये, और धारा अधिकतम होगी। अब आपको मान ज्ञात करना है अधिकतम, एक तो अधिकतम का पूछा जाता है और एक न्यूनतम का पूछा जाता है। अब इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा होता है भी। अब बी यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ए उस वस्तु का क्षेत्रफल हो जाएगा और साइन थीटा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो हो जाएगा। अब साइन थीटा का मान है वो सबसे कम कब होता है, सबसे कम है वो कब होगा, तो साइन 0 डिग्री पे, साइन 0 डिग्री पे साइन का मान है वो कितना होता है, 0 होता है भी। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा का मान 0 आ जाए तो ये सारा का सारा मैटर है वो 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो जो आई का मान है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। दूसरी बात अधिकतम कब होगा, जब ये मान लो भी साइन थीटा है, इसका मान अधिकतम कब होता है, तो साइन थीटा का 90 डिग्री के ऊपर मान है वो अधिकतम होता है और वो कितना होता है, 1 होता है भी। साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री का मान है वो 1 होता है और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखना भी, 0 डिग्री पे तो न्यूनतम होगा क्योंकि साइन का मान है वो 0 होता है, न्यूनतम होता है, और साइन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के ऊपर है वो साइन का मान है वो अधिकतम होता है और कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो ये अधिकतम मान है वो कब होगा, जब क्या है 90 डिग्री हो, और न्यूनतम कब होगा, जब 0 डिग्री हो। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह सोफे को उस मूल्य के 60% में बेचे, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उससे 20% की हानि होती है। तो सोफे को विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आपको बताना है। तो एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर, तो मैं मान लेता हूं भी उस सोफे को वो 100 रुपए में बेच रहा है भी, ठीक है, 100 रुपए में बेच रहा है यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपए है। अब ये बोल रहा है भी यदि वह उस सोफे को इस मूल्य के यानी 100 रुपए के 60% पे बेचता है, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 ही रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया भी, पहले तो उसका विक्रय मूल्य हमने माना 100 रुपए है, अब वो बोल रहा है भी इसके 60% पे बेचे यानी 100 के 60% यानी 60 रुपए में बेचे तो उससे 20% की हानि होती है। तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो बी एकम बी और बी 5 100, तो ये 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। नीचे वाला है वो क्या है, क्रय मूल्य को दर्शाएगा, नीचे वाला क्रय मूल्य को दर्शाएगा और ऊपर वाला है वो लाभ या हानि को। यहाँ पे हानि हो रहा है, 5 रुपए क्या है क्रय मूल्य है, 1 रुपए की हानि होगी, तो बेचा कितने में 4 रुपए में बेचा, लेकिन वो बोल रहा है 60 रुपए में बेच रहा है। तो 4 बराबर क्या आ जाएगा 60, 1 बराबर क्या आ जाएगा 15, तो 1 का मान 15 आ गया। अब 1 का मान 15 आ गया तो आप यहां से क्या है विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य हमारे अनुसार कितना है 5 है, तो 1 का मान कितना है 15 है, तो 15 को 5 से गुणा कराओगे तो उसका सीपी कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा 75 रुपए आ जाएगा। अब वो क्या बोलता है, सोफे को मूल विक्रय मूल्य पे बेचे, तो मूल उसका विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है। अब 100 रुपए पे अगर बेचेगा, 75 रुपए में खरीदी थी, 100 रुपए में बेच रहा है, तो कहने का मतलब क्या 25 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है 25 रुपए का लाभ 75 के ऊपर हो रहा है इंटू 100, तो यहाँ पे 25 से कम 25 थी 75, 100/3, 100/3 को क्या लिखूंगा 33 से ही 1/3 लिखूंगा, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये क्वेश्चन है
व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों में बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो इस प्रकार से इसको सेट कर लेना है भी, ठीक है। 4 बीच में कर लो और 4 है वो आपको भुजाओं के बीच में आ जाएंगे और 4 है वो कोनों पे आ जाएंगे भी। पी क्यू के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो क्यू को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, और पी है वो क्यू के बाईं और चौथे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। उसके बाद में इसने बोला भी एम है वो एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा है। अब एम यहाँ पे भी आ सकता है और एम यहाँ पे भी आ सकता है भी, ठीक है। और एम और क्यू के बीच में ओ बैठा है, तो यहाँ पे ओ आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। अब देखो भी आगे क्या बोला है, एन है वो एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एन है वो एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर है वो एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम का बायां कौन सा होगा, ये होगा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। आर यहाँ पे आएगा तो इधर वाली सीट है वो उसकी कैंसिल कर दो। अब इसने बोला भी एन है वो एल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रखो। आगे देखो भी एल है वो पी, एल और पी कोनों पर बैठे थे, एल और पी है वो कोनों पे बैठे थे, तो यहाँ पे एल आ जाए और यहाँ पे पी आ जाए। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला है, एन है वो एल के दाईं ओर बैठा है, एन है ना वो एल के दाईं ओर बैठा है, तो एल के दाईं ओर बैठा है तो एल यहाँ पे आएगा, फिर नीचे एल यहाँ पे आ जाएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा। और एल के दाईं ओर कौन बैठा है, एन बैठा है, तो एन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो भी पूछा क्या, तो आर के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है, तो आर ये रहा और उसका बायां इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पे आ जाएगा एल, जो कि अपना गलत है। लेकिन यहाँ पे देखो भी इसने बोला क्या है, पी, देखो भी ये देखो गलती कर दी ना अपन ने, यहाँ पे भी पी बिठा दिया और यहाँ पे भी पी बिठा दिया। तो यहाँ पे देखो भी एल और पी दोनों कोनों पे बैठे हैं, तो पी यहाँ पे नहीं आ सकता भी, पी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसको सेट करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग से। तो पी मैं यहाँ पे क्यू को यहाँ पे लेके आता हूँ भी, तभी पी है वो कोने पे आएगा। अब देखो एल और पी कोनों पे बैठे हैं, तो पी भी कोने पे बैठा है, लेकिन अब देखो पी है वो क्यू के बाईं और चौथा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे पी आएगा फिर, ठीक है। पी है वो कोने पे आ गया और एल भी कोने पे है। अब इसने क्या बोला है, पी आ गया ये, और एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा है, तो एम यहाँ पे आ जाएगा, और एम और क्यू के बीच में, एम और क्यू के बीच में, तो एम यहाँ पे आ जाएगा और ओ यहाँ पे आ जाएगा। एम और क्यू के बीच में ओ बैठा है, एन है वो एल के दाईं ओर ठीक है बगल में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, एल यहाँ पे आ जाएगा भी, एल यहाँ पे आ जाएगा तो एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आर है वो एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। और उसके बाद में सीट बचेगी एक आपके पास में, और एक पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस। अब इसने पूछा क्या, तो आर के बाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो आर ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन कीजिए। गर्भ निरोध की यांत्रिक बाधा की सही विधि आपको बतानी है। तो यांत्रिक बाधा विधि कौन सी है ये आपको बताना है। तो कंडोम का उपयोग है, ये क्या है, यांत्रिक बाधा विधि है। अब आप बोलोगे सर गर्भ निरोधक गोलियों का यूज, तो ये क्या है, एक हार्मोनल विधि है। गर्भ निरोधक विधियां हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ये क्या है, हार्मोन को उत्तेजित करती है एक प्रकार से, इसमें हार्मोनल विधि बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उसकी मात्रा को ये बढ़ाती है, जिसके कारण क्या है, वो शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे गर्भ निरोधक गोलियों का यूज ये एक हार्मोनल विधि है। कॉपर टी का यूज ये एक क्या है, कॉपर टी है वो एक प्रकार से आयन विधि है, एक प्रकार से क्या है, आयन विधि है। कॉपर टी के अंदर है वो कॉपर आयन होता है, भी कॉपर आयन होता है जो कि शुक्राणुओं की गति को कम कर देता है, ठीक है। कॉपर टी के अंदर है कॉपर आयन होता है जो कि शुक्राणुओं की गति को, स्पीड को कम कर देता है, जिसके कारण क्या है वो वहां तक यानी अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते, या फिर पहुंच भी जाते हैं तो वो क्या है, उसको विभेदित नहीं कर पाते। और उसके बाद में पुरुष नस्वधि, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी एक प्रकार से ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। अभी ये यांत्रिक विधि के अंदर नहीं आती, ये एक प्रकार से सर्जरी विधि से हो जाती है, पुरुष नस्वधि है। तो यांत्रिक विधि ओनली फॉर एक ही बचती है, वो है कंडोम, यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सिस्टोलिक प्रेशर इज मेजरमेंट यानी मेजर ऑफ, यानी सिस्टोलिक प्रेशर है वो एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। अब देखो भी जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये कहां पे मेजर किया जाता है, तो आपका इस प्रकार से मैं एक प्रकार से रफ डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका डायग्राम हो गया हार्ट का। अब ये क्या है, बायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, और ये क्या है,
बायां नील्य है। अब बायां नील्य के अंदर है वो प्रेशर सबसे ज्यादा होता है अभी। अब बाएं नील्य से ही क्या निकलती है, बाएं नील्य से ही धमनियां निकलती है और यहां से आपका क्या है, धमनियां शरीर के अंदर रक्त लेके जाती है। अब ये पूछा भी सिस्टोलिक प्रेशर इज मेजर, सिस्टोलिक प्रेशर कहां पे मेजर किया जाता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर है वो आपका बाएं नील्य के अंदर है, वो बाएं नील्य के अंदर है, वो आपका मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर संकुंचन, एक प्रकार से नील्य संकुंचन में, नील्य संकुंचन जब इस यानी नील्य का संकुंचन होगा, नील्य का जब संकुंचन होगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, तो सिस्टोलिक, शायद से सिस्टोलिक और शायद से संकुंचन, इस प्रकार से याद रखना। तो सिस्टोलिक कब होता है, जब हृदय सिकुड़ता है, जब हृदय सिकुड़ेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो 120 होता है भी। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 होता है। अब डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर इसका उल्टा हो जाएगा, जब हृदय है वो सिकुड़ना बंद कर देगा, सिकुड़ना है वो बंद कर देगा एक प्रकार से, तो उसका जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना आ जाता है, 80 आ जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 हो जाता है। और सिस्टोलिक प्रेशर है शायद से सिस्टोलिक और शायद से संकुचन, बाकी बच गया वो आपका इसका अपोजिट हो जाता है। इट्स ओके। तो यहाँ पे आपको पूछा भी सिस्टोलिक प्रेशर कहाँ पे मापा जाता है, तो नील्य संकुंचन में मापा जाता है। नील्य संकुंचन के अंदर जब नील्य का संकुंचन होता है तो सिकुड़ता है हृदय, नील्य जो पार्ट है वो अगर सिकुड़ता है तो वहां पे क्या सिस्टोलिक प्रेशर देखा जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। अभी इसमें बोला भी शहर सी शहर एफ के उत्तर में है, तो एफ के उत्तर में हो जाएगा सी। उसके बाद में शहर ओ एफ के पूर्व में है, तो ओ है वो एफ के पूर्व में है। और शहर जेड है वो शहर ओ के पश्चिम में है, तो शहर जेड है ना वो ओ के पश्चिम में है, तो ओ के पश्चिम में यहाँ पे आ जाएगा भी जेड, ठीक है, ओ के पश्चिम में हो जाएगा। और उसके बाद में बोला है भी शहर वाई, शहर वाई है वो शहर जेड के दक्षिण में है, तो जेड के दक्षिण में है तो वाई यहाँ पे आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला है भी शहर सी, शहर सी शहर वाई के उत्तर पूर्व में है, शहर सी है ना वो वाई के उत्तर पूर्व में है, तो वाई यहाँ पे नहीं आएगा, फिर वाई यहाँ पे नहीं आएगा, तो जेड यहाँ पे आएगा, फिर जेड यहाँ पे आएगा और वाई यहाँ पे आ जाएगा भी। अब इसमें देखो भी शहर सी है ना वो वाई के उत्तर पूर्व में हो रहा है, क्या वाई के उत्तर पूर्व में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में इसने बोला है भी शहर जेड के सापेक्ष सी की कंडीशन क्या है, तो वो भी क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व ही होगी जेड के सापेक्ष। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन में सीरीज का क्वेश्चन है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। 54, उसके बाद में 149, फिर 294, फिर 489 और उसके बाद में बताना भी आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है अभी, 54 से 149 कर रहा है, तो 149 में से 54 आप निकालोगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और उधर 13 में से 5 जाएगा तो ये 85 बचेगा भी, ठीक है। 85 इसमें ऐड कर रहा है, 85 ऐड कर दिया। उसके बाद में 294 है, 294 में से 149 आप निकालोगे तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, और एक 145, यानी यहाँ पे 145 आ रहा है। और उसके बाद में इसमें देखो भी कितने का अंतर आ रहा है, 489 और 294, 489 और 294 के अंदर है वो कितना का अंतर है, तो ये आ जाएगा 5 का, और यहाँ पे 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और उसके बाद में एक 195 का अंतर है। ये कितना है, 195 का अंतर है। अब 145 में से अंतर का अंतर निकाल के देखो, 145 में से 85 का अंतर निकालो कितने का आ रहा है, तो 0 और 6 60 का अंतर आ रहा है। अभी यहाँ पे 60 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे भी कितने का आएगा फिर, इसमें 195 में से 60 निकाल के देखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 और 3 और एक 135 आ रहा है अभी ये। तो इसका अंतर का तो अंतर नहीं चल रहा है अभी, ये तो 85 स्टार्टिंग में 85 का ही अंतर है क्या। इधर से 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे बच गया 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा अभी, 9 95 बचेगा। यहाँ पे ये 95 आ रहा है अभी, यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। यानी 149 में से 9 में से 4 जाएगा 5, और इधर 14 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 9 95 आ रहा है। अब 95 और इसके अंदर से 95 आप माइनस करोगे तो ये आपके पास में 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5, 50 का अंतर आ रहा है। इसके बीच में कितने का है, 50 का अंतर है। और उसके बाद में 145 में 145 के अंदर है वो आप 50 को ऐड करोगे तो 5 9 1, यानी 20 में अंतर का अंतर कर रहा है अभी, अंतर का अंतर कर रहा है, यानी अंतर तो ये चल रहा है 95 145 195 ये चल रहा है। और यहाँ पे ये अंतर कितने का है, 50 का अंतर है। यहाँ पे कितने का है, 50 का अंतर है, तो यहाँ पे भी कितने का होगा, 50 का अंतर होगा। 50 का अंतर होगा तो 195 के अंदर है वो 50 जोड़ोगे तो 5 9 और 5 14, और ये आ जाएगा 245।
अब 489 के अंदर 245 ऐड कर दो तो 9 और 5 14, 1 और उसके बाद में 8 और 4 12 और 1 13, 1 4 2 6 और 1 7, 734। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अंतर है वो सेम चल रहा है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, निम्नलिखित बंटन के कुछ शहरों के माध्य साक्षरता दर को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है भी माध्य ज्ञात करना है इसका। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या है, एक्स का पता होना चाहिए, एक्स आई का पता होना चाहिए, बीज का वैल्यू होता है एक्स आई। तो 25 और 35 का बीज का वैल्यू 30 होता है, 35 और 45 का बीज का वैल्यू है वो 40 होता है, और यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा अभी। अब देखो आपको एफ आई एक्स आई याद करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई याद करना पड़ेगा। ये एफ आई आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 30 सिक्के 180 होते हैं, और ये हो जाएंगे 200, और इसके बाद में 4 5 20, ये भी 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में 60। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा अभी, ऐड करो इसको 0, 8 और 4 14, 1 और 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 640 आ गया। अब सिग्मा एफ आई का करो, सिग्मा यानी जोड़ करो इसका, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, तो यहाँ पे 16 आ गया इसका। तो माध्य बराबर यानी एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है। एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है भी। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई 64 होता है, 640 सॉरी, और सिग्मा एफ आई का मान है वो आपके पास में 16 है, तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, 40 आ गया। तो माध्य आपका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला भी चंद्रमास वैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार वैसाख जो अप्रैल और मई में आता है। चंद्रमास है वो वैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार वैसाख जो अप्रैल और मई में आता है, किस धर्म का त्योहार है? तो ये बुद्ध धर्म का त्योहार हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से किस का पीएच मान है वो शुद्ध जल से कम होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? उदासीन होता है, 7 होता है। तो जठर रस का पीएच मान है वो आपका कितना हो जाएगा? तो जठर रस का पीएच मान 1.8 होता है, 1.8 होता है, ये अग्नाशय से निकलता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। NaOH का पीएच मान कितना होता है अभी? लगभग 11 के करीबन होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जिसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका पीएच मान है वो लगभग 10 या फिर 10.4 होता है भी, ठीक है। और यही इसका होता है भी लगभग 11 या फिर 12 के बीच में होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? जठर रस हो जाएगा, जिसका पीएच मान कितना है? 1.8 होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है वो इसमें थोड़ा सा ये अलग टाइप से है भी। ये देखो इसके अंदर है वो 3-3 का पेयर बन रहा है भी, यानी इन तीनों को जोड़ो आप, इन तीनों को जोड़ोगे तो आगे वाली संख्या आ रही है। इसी प्रकार से आप देखिएगा इन तीनों को जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या आ रही है, यानी 20 आ रहा है। और इसी प्रकार से इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी इस तीनों को जोड़ेंगे अपन तो आगे वाला 36 आ रहा है। और इसी प्रकार से इन तीनों को जोड़ेंगे अपन, यानी इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। तो यानी 2 + 4 + 5 क्या आ गया? 11 आ गया। इसी प्रकार से 4 + 5 + 11 कितना आ जाएगा? 20। इसी प्रकार से 5 + 11 + 20 कितना आ जाएगा अभी? 36। और इसी प्रकार से 11 + 20 + 36, तो ये आपके पास में 67 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 21 नंबर क्वेश्चन में यहां से सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से सोल्व कर लो और यहाँ से सोल्व कर लो। इसको पहले यहाँ से सोल्व करते हैं। तो ये देखो भी ये माइनस का है, ये 1 और उसके बाद में माइनस का 1 है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ये 1 प्लस में उसके बाद में ये माइनस का 1 बचेगा, और पावर इसकी माइनस में है तो ये नीचे भेज दो आप, 1/1। तो ये इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है वो 1 हो जाएगी भी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में यहाँ पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे माइनस का निशान है। और यहाँ पे देखो भी अब इसमें 2 में से 1 में से 2 जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे पावर क्या है? माइनस में है। पावर माइनस में है तो ये नीचे चले जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अभी? ये आपका हो जाएगा -1, यानी यहाँ पे क्या है?
माइनस का एक अब इसमें ये माइनस का 1/1 आ जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी भी, इसकी पावर है वो माइनस में नहीं रहेगी, अब इसकी पावर क्या आ जाएगी, प्लस के अंदर आ जाएगी 2। और उसके बाद में इन सभी की पावर है वो कितनी है, 2 है। अब देखो भी इसका मतलब यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में 1/1 और प्लस में 2, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा भाई, माइनस यहाँ पे माइनस और अंदर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 1/1 की पावर 2, और इसको आप सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करोगे तो नीचे इसका एलसीएम कितना आ गया, 1 आ गया, इसका एलसीएम 1 आ गया भी, इसका एलसीएम 1 आ गया, तो इसका मतलब 1 प्लस में 1 और प्लस में ये आ जाएगा 2 प्लस में 1। अब इसमें देखो भी माइनस प्लस का चक्कर हो गया ना। अब इसको दोबारा से समझते हैं बढ़िया तरीके से, देखना भी यहाँ पे अपन ने 2 गलतियां की है। पहली गलती अपन ने ये यहाँ पे कर दी, ये देखो भी ये, अब इसका पावर अगर ये क्या है, माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, और ये देखिएगा ये यहाँ पे माइनस में आएगा भी, क्योंकि माइनस के 2 से और प्लस का 1 गया, तो यहाँ पे माइनस में बचेगा, ये माइनस का आएगा, और बाहर क्या है, प्लस का है, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1/1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, प्लस का है, और उसके बाद में ये 2, और ये क्या है, प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का क्या, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस है ये। अब देखो भी यहाँ पे देखो, 1 माइनस में 2 है, तो यानी माइनस का 1 बचेगा। अब माइनस का 1 बचेगा, पावर क्या है इसकी, पावर यहाँ पे क्या है इसकी, 2 है, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इस प्रकार से होगा ये, तो इस प्रकार से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भी, पावर क्या है, 2 पावर है, तो इसका ये प्लस का हो जाएगा, तो ये अंदर वाला प्लस का हो जाएगा। अब बाहर से गुणा करवाएंगे माइनस की, तो ये क्या बन जाएगा भी, ये माइनस का बन जाएगा 1/1, और उसके बाद में ये पूरा पूरा क्या है, स्क्वायर के अंदर है। अब देखो भी यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, 1 आ रहा है, 1 माइनस का 1 और प्लस का 2 और उसके बाद में माइनस का 1। अब देखो भी क्या कैंसिल हो रहा है, क्या माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, माइनस का 1 और प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, और इसकी पावर आप कितनी कर दो, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। पहले अपन ने प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, अब यहाँ पे इसकी पावर 1 ही है, तो यानी चाहे वो प्लस का माइनस, यानी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो यहाँ पे माइनस का ही 1 बचेगा, ठीक है। अब पावर 1 है, तो इसका ये माइनस में ही रहेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्या है, माइनस है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 करेंगे, क्योंकि पावर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला है भी इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, एक चक्कर के रूप में, एक चक्कर के रूप में इसकी श्रृंखला बननी चाहिए। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, C6H12। बाकी यहाँ पे देखो भी तीनों से अलग है भी, C7H16 है, यानी C7 है, और H16 है, ये क्या है, एल्केन श्रेणी का है, ये क्या है, एल्केन श्रेणी का है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है वो ये लगता है CnH2n और प्लस में 2 लग रहा है। इसी प्रकार से C4H10 है, C4H10 है, ये भी क्या है, एल्केन श्रेणी का है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 लग रहा है। और इसी प्रकार से ये देख लो भी C5H12 है, C5H12 है, ये भी क्या है, एल्केन श्रेणी का है, ये भी एल्केन श्रेणी का, और यहाँ पे भी CnH2n और प्लस 2 लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एल्किन श्रेणी का है, एल्किन श्रेणी का, ये बाकी सारे एल्केन के हैं, ये एल्किन का है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा CnH2n का, CnH2n का लगा है। तो यहाँ पे चक्रीय कार्बन इसी प्रकार से क्या है, आपको बना के देखने की जरूरत नहीं है भी, क्योंकि इसमें क्या है, बाकी तीनों सेम है भी, ये भी एल्केन का है, ये भी एल्केन का है, और ये भी एल्केन का है, और ये क्या है, एल्किन श्रेणी का है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी अपन बना के देख लेते हैं, यानी ये एक कार्बन हो गया, उसके बाद में एक कार्बन ये हो गया, और उसके बाद में एक कार्बन ये हो गया, और इसी प्रकार से एक कार्बन आपका ये हो गया, और एक कार्बन आपका ये हो गया, और एक कार्बन है वो आपका ये हो गया, ठीक है। अब 6 कार्बन टोटल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 कार्बन पे आपको 12 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन है वो आप यहाँ पे जोड़ोगे, 2 हाइड्रोजन है वो आप यहाँ पे जोड़ोगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ोगे, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। देख लो भी 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो हाथ कंप्लीट हो रहे हैं क्या। अब 2 4 6 8 10 और 12, तो टोटल 12 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़ रहे हैं।
और 6 कार्बन है, तो आपका चक्रीय श्रृंखला कौन सी बन गई? तो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा C6H12, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी का है, एल्किन श्रेणी का है, बाकी सारे के सारे एल्केन के हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला भी इनमें से कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? तो वो मालवा का पठार हो जाएगा भाई। मालवा का पठार है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। आगे देखो भी नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित का मतलब क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा की योग्यता कौन बताता है? तो वो आपका अनुच्छेद 84 बताता है भी। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, ये योग्यता है वो आपको आर्टिकल 84 बता रहा है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलता हूं 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको यहाँ पे एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, दे रखा है, और उसकी त्रिज्या आपको पता करनी है, त्रिज्या कितनी है। तो एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 पाई आर की स्क्वायर अपॉन बराबर में 42 रख दो भी। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर की स्क्वायर होता है भी, तो बराबर में ये 4 ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्योंकि आपको दे रखा है। तो आपको मान ज्ञात करना है आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 42 अपॉन में 3 इंटू 22 अपॉन में ऊपर चला जाएगा 7, तो 3 ने कम 3 और 14 तो ये 42 होते भी। अब इसको काटोगे तो ये 11 बार चला जाएगा और ये 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49 अपॉन में 11 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो ऊपर वाला 49 है वो तो 7 के रूप में बाहर आ जाएगा, लेकिन नीचे है वो रूट लगा रहेगा 11 के रूप में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 रूट 11, 7 अपॉन में रूट 11 हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फरहान अपने घर से पैदल चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर वाई दूरी पर चलता है। तो पूर्व की ओर है वो वाई दूरी पे चलता है, ये लो वाई दूरी पे चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है। फिर वह क्या है? दाएं मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है, ये लो 10 मीटर चला दिया, 10 मीटर चल गया। उसके बाद में इसने बोला है भी उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर पैदल चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 25 मीटर है वो पैदल चलता है, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है। तो बाएं मुड़ेगा और 10 मीटर पैदल चल गया, ये लो 10 मीटर पैदल चला दिया। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर पैदल चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे 10 मीटर पैदल चलेगा, तो ये लो दाएं मुड़ा दिया और 10 मीटर पैदल चला। दाएं में मुड़ता है 25, उसके बाद में 10 और फिर 15, ये 15 चलेगा भी। यहाँ पे ये 15 है, 15 मीटर पैदल चलता है। अंत में वह क्या है? दाएं मुड़ता है और अपने घर पे पहुंच जाता है। अपने घर पहुंचने के लिए 20 मीटर पैदल चलता है, 20 मीटर पैदल चलता है। तो इस प्रकार से अपने घर पे पहुंच जाता है। तो ये डायग्राम अपना गलत बन गया अभी, डायग्राम अपना गलत बन गया। दोबारा से बनाओ इसको, दोबारा से बनाओगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये वाई चला था और उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और ये लो 10 मीटर चला दिया, और उसके बाद में 25 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने के बाद में ये लो 25 मीटर चला दिया, और उसके बाद में फिर वह क्या है? बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो ये लो बाएं मोड़ दिया और 10 मीटर चला दिया, ये 25 चल गया। और यहाँ पे ये कितना चला था? ये 10 चला था। और उसके बाद में दाएं मुड़ता है और 15 चलता है, भी दाएं मुड़ गया और ये लो 15 चला दिया। उसके बाद में इसने क्या बोला है? और 15 मीटर चला, और अंत में वह क्या है? अंत में वह दाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। अब आपका जो घर क्या है? ये है, और फरहान है वो अपने घर चलता है और क्या है? 20 मीटर चलता है। अब 20 मीटर चलता है तो इसका मतलब क्या है? ये दूरी और ये दूरी क्या है? ये बराबर है भी, y के बराबर है। तो 25 यहाँ पे और 15 यहाँ पे है, 25 और 15 40। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 28 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कितने लोग हैं वो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते भी। बैडमिंटन वाला है वो आपका ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर है वो नहीं आना चाहिए। तो दोनों के अंदर कॉमन तो 5 ही आ रहा है भी, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला भी निम्न में से कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम परिषदों को दिया जाता है? तो वो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, नानाजी देशमुख
राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है? 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। भी होमी भाभा पुरस्कार 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। तो मूलों की प्रकृति के बारे में बताने के लिए बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है भी, और बराबर में 0 होता है। इसकी 3 कंडीशन होती है। पहले इसको सोल्व करते हैं। बी का मान कितना है? 16 है। 16 के स्क्वायर माइनस, ये माइनस में है, स्क्वायर करेंगे तो क्या है? प्लस में हो जाएगा, तो 256, और माइनस में 4, और इंटू ए का मान क्या है? 5 है, और यहाँ पे 10, सी का मान कितना है? तो 10 है, इंटू 10, और बराबर क्या है? 0। अब उसके बाद में 256 माइनस में 4 5 20, और 20 को 10 से गुणा करोगे तो ये 200 हो जाएगा। भी 200 हो जाएगा, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? भी 256 यानी 56 बच गया। भी 56 बचा है, तो ये क्या है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है भी अगर 0 के बराबर आता है, मान है वो 0 के बराबर आता है, तो इसका मतलब मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो दोनों भिन्न वास्तविक मूल है, दोनों भिन्न है और क्या है? वास्तविक मूल है। अगर 0 से छोटा आता है, मान है वो 0 से छोटा आता है, तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। 0 से छोटा काल्पनिक, 0 से बड़ा वास्तविक और भिन्न, और 0 के बराबर तो मूल वास्तविक और समान। आगे देखो भी 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 32 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया भी 45 यानी 15, 450 और 10, उसके बाद में 12, 54, 540 और यहाँ पे 15। अब देखो भी कौन सा नियम लागू हो रहा है। अब 15 है और उसके बाद में 450 है और उसके बाद में 10 है। अब इसको मैं अगर आपस में गुणा करवा दूं, 15 और 10 का आपस में गुणा करवा दूं, आपस में गुणा करवाऊंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। अब 150 को 3 से गुणा कर दो, 150 को 3 से गुणा करो, 450 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो भी अगर 12 को और 15 को आपस में गुणा करवा दूं, 12 5 60, 6 और 12 एकम 12, 12 और 6 18। अब इसको क्या करूं मैं? 3 से गुणा करवा दूं, 3 से गुणा करवाऊंगा तो 540 आ जाएगा। 18 3 54, 540 होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देख लो भी 11 है, 330 है और 10 है। पहले तो इनका आपस में गुणा करवाओ, इनका आपस में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 110। 110 को फिर 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करोगे 0 3 और 3 330। तो आपका यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। पहले बाहर वालों का गुणा करवा रहा है और उसके बाद में इसको क्या है? 3 से गुणा करवा रहा है, तो क्या कर रहा है? बीच वाली संख्या आ रही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है पहली शर्त है यदि पहला घटक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो दोनों प्रथम और अंतिम के कूटों को परस्पर बदलना चाहिए। दूसरी पहली समीकरण जो शर्त है वो लागू हो रही है। दूसरी शर्त देखो भी यदि पहला घटक एक विषम है, नहीं। और तीसरी शर्त यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है, नहीं। तो यहाँ पे पहली कंडीशन लगा दो। पहली कंडीशन लगाओगे तो यहाँ पे आपस में चेंज करना है। तो 8 को क्या लिखेगा भाई? वी लिख रहा है, और डॉलर को क्या लिखेगा? डी लिखेगा। नो को क्या लिखेगा? एफ लिखेगा। हैज को क्या लिखेगा? तो यू लिखेगा। और उसके बाद में कैरेट को क्या लिख रहा है? तो यहाँ पे टी लिख रहा है। तो आपका वी डी एफ यू टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है। अब 34 नंबर क्वेश्चन में जो संख्या पॉइंट से पहले है उसको तो एक बार है वो साइड में रखो और उसके बाद में उसको हल करो। तो 46, 2 के ऊपर 12, तो 2 ही नीचे क्या लगा दो? 9 लगा दो। अब ये आ जाए आपके पास में ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। 8 को साइड में रखा था तो ये सही बटा में आ जाएगा। तो 8 सही 46 बटे 99। तो उसके बाद में अब क्या करो? 99 को आप क्या करो? 99 को 8 से गुणा करो। 8 से गुणा करोगे तो 792 होते हैं, और 792 के अंदर है वो आप प्लस कर दो, कितना? 46 प्लस कर दो। तो 46 प्लस करोगे तो 838 आ जाएगा। तो ये 838 अपॉन में क्या आ जाएगा? 99। 838 अपॉन में 99 यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 5 मार्च और 2009। 2009 को क्या है? गुरुवार है अभी, ठीक है, गुरुवार है। 11 मार्च, यहाँ पे 11 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा ये बताना है। तो मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से चेंज करूं, 5 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा पहले तो ये देख लेते हैं। अब 2009 के बाद में 2016 तक जाते हैं तो कितने वर्ष आते हैं अभी? 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। अब 16 के अंदर है वो फरवरी काउंट हो रही है,
12 के अंदर भी फरवरी काउंट हो रही है। कितने लीप वर्ष आ रहे हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गए। 16 एक लीप वर्ष है और 12 भी एक लीप वर्ष है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा कर दो इसमें। 2 दिन एक्स्ट्रा करोगे तो 7 का भाग दोगे तो 9, यानी टोटल कितने विषम दिन आगे? 9 विषम दिन आगे। अब 9 के अंदर 7 का भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा। अब गुरुवार से 2 दिन आगे, गुरुवार से 2 दिन आगे करोगे तो शनिवार आ गया। इस वार को क्या आ जाएगा? शनिवार, यानी 5 मार्च 2016 को शनिवार आ गया। अब शनिवार से आपको क्या करना है? शनिवार से आपको यहाँ पे देखो भी 11 मार्च तक जाना है। 11 मार्च तक जाना है तो 6 दिन आगे चलना है। 6 दिन आगे चलना है तो 6 प्लस कर दो इसमें। शनिवार से 6 दिन आगे तो शुक्रवार आ जाएगा भी, क्योंकि शनिवार से 7 तो शनिवार वापस हो जाता है, लेकिन शनिवार से 6 दिन आगे करना है तो शनिवार से 6 दिन शुक्रवार आता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भी यहाँ पे निष्कर्ष के आधार पर सही कथन का चयन करना है। तो बताओ भी मेरे को ए से डब्ल्यू बराबर या फिर बड़ा है ए से, तो यहाँ पे तो इसका पता नहीं लग रहा है। क्यू से तो ए बड़ा है और उसके बाद में जेड से भी क्यू बड़ा है और उसके बाद में जेड से एस बड़ा है और एस और ओ है वो बराबर है और ओ से डब्ल्यू बड़ा है, तो ये तो अपन नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे देखो भी क्या जेड से डब्ल्यू बड़ा है? क्या जेड से डब्ल्यू, जेड ये रहा और एस से क्या है? एस बड़ा है और बराबर है, और एस के ओ बराबर है तो ओ से डब्ल्यू बड़ा है, तो हम कह सकते हैं भी डब्ल्यू से जेड से डब्ल्यू बड़ा है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है आर एस के, यानी समांतर है। पी क्यू है वो समांतर है आर एस के, तो मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पे मिला देता हूँ भी आपस में, इस प्रकार से थोड़ा से इस प्रकार से मिलाते हैं भी इसको, ठीक है, इस प्रकार से मिलाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है ए बी सी, यानी ये मान आपको बात बताना है। तो ये पूरा कितने का बनेगा भाई? ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये पूरा कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पे ये भी 90 डिग्री का है, पूरा कितने का बनेगा? ये टोटल एक सरल रेखा के ऊपर टोटल है वो 180 डिग्री का कौन बनता है? ये पूरा देखो ये पूरा 180 डिग्री का बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 50 डिग्री का तो ये बना हुआ है, 90 का ये बन गया, तो बाकी बच गया ये। तो 50 प्लस में 90, 50 प्लस में 90 कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। और ये मान और ये मान है वो आपके पास में 140 आ गया। तो 180 में से 140 निकालोगे तो ये बीच वाला कितना बच गया? 40 डिग्री बच गया। इसी प्रकार से ये कितना है? ये पूरा 90 है। 120 में से 90 निकाल दो, क्योंकि ये पूरा कितना है? ये पूरा 120 है और ये 90 का बना है यहाँ पे। तो ये देखो भी 120 में से 90 निकालोगे तो ये आपके पास में 30 बचेगा भी। ये कितने का बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। अब त्रिभुज के 2 कोणों का मान आपको पता है, तो तीसरे का आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तीनों कोणों का मान है वो 180 होता है। तो 40 और 30 कितने होते हैं? 70 होते हैं। तो इसमें से 180 में से 180 में से 70 जाएगा तो 110 बचेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, सरल करना है भी इसको। अब इसको सरल करने के लिए इसको एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर प्लस ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर और प्लस में इसको ओपन करूँ, मैं इसको ओपन करूँगा, ये ए माइनस बी के रूप में ओपन होगा भी, ए माइनस बी के रूप में ओपन होगा। तो ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर और ए की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर माइनस में 2ab आएगा भी। तो इसको ओपन कर दो, ओपन करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में एक्स की स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy हो जाएगा, और बीच में क्या है? प्लस का निशान है और बीच में प्लस का निशान है, तो ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये एक्स की स्क्वायर और प्लस में वाई की स्क्वायर और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2xy आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 2xy है और ये माइनस का 2xy है, तो ये कैंसिल हो जाएगा भी, और माइनस का यहाँ पे 20 है। उसके बाद में देखो भी एक तो ये रहा एक्स की स्क्वायर, एक ये रहा एक्स की स्क्वायर और एक ये रहा एक्स की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर, वाई की स्क्वायर एक ये रहा और एक ये रहा, प्लस में है तो ये 3y की स्क्वायर हो जाएगा भी, ये 3y की स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर आगे क्या है भी? माइनस का 20 है, ये माइनस का 20 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो परिणाम स्वरूप क्या जलीय विलयन क्या बनता है? तो देखिएगा कॉपर सल्फेट है CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। अब इसमें जिंक धातु के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो जिंक धातु है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में Cu, तो ये क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि प्रत्येक शब्द के पहले टी जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनता है? तो यहाँ पे टी है वो WIN, यानी WIN से पहले टी को जोड़ेंगे तो ये टवाइन बन जाएगा। टिवाइन है वो जुड़वा होता है। टिवाइन का अर्थ क्या होता है? जुड़वा। टिवाइन का अर्थ है जुड़वा बनता है। तो यहाँ पे आपका केवल है वो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। बाकी किसी में अगर आप टी लगाओगे तो अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा, लेकिन वाइन के अंदर है वो टी लगा दो तो टिवाइन बन जाता है। टिवाइन का मतलब क्या होता है? जुड़वा होता है। आगे देखो नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नेप्थलीन की गोलियां किससे तैयार की जाती है? तो ये कोलतार से तैयार की जाती है। भी नेप्थलीन की गोलियां है वो कोलतार से तैयार की जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें 3 कुर्सियां और 2 मेज का मूल्य है 3 चेयर, CS से चेयर प्लस में 2 M से मेज का मूल्य है वो 1850 रुपए है। समीकरण नंबर 1। दूसरी देखो भी 5 कुर्सियां यानी 5 चेयर और प्लस में 3 मेज यानी 3M और इसका मूल्य कितना है? 2850 रुपए है। आपको बताना क्या है? 2 कुर्सियां और 2 मेज का मूल्य कितना है ये आपको बताना है। अब इसमें एक चीज है वो आप या तो मेज बराबर कर लो या फिर चेयर बराबर कर लो। तो मैं यहाँ पे चेयर बराबर कर लेता हूँ। चेयर बराबर करूंगा तो इसको मैं कितने से गुणा करूं? इसको मैं 5 से गुणा करूं और इसको कितने से गुणा करूं? तो इसको 3 से गुणा करूं, इसको 5 से गुणा कर रहा हूं समीकरण नंबर 1 को। तो 5 से 15 चेयर और प्लस में 5 2 10 मेज और बराबर में 5 से गुणा करूंगा तो ये 0 5 5 25 5 8 40 40 और 2 42 4 5 1 5 और 4 9 तो ये 9250 आ जाएगा। इसको 3 से गुणा करूंगा समीकरण नंबर 2 को तो 3 5 15 चेयर और प्लस में 3 3 9 मेज बराबर में 0 और 3 5 15 3 8 24 और 1 25 2 और 3 2 6 और 1 7 ये आ जाए 7550। अब देखो भी घटा दो माइनस माइनस और ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक मेज बचेगा, एक M बचेगा यानी मेज बचेगा और 0 5 में से 5 0 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ पे 1 यानी 1700। एक मेज का मूल्य कितना आ गया? 1700 रुपये आ गया। एक मेज का मूल्य 1700 ही आ रहा है क्या? दोबारा से देखो भी 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 5 15 3 8 24 और 1 25 2 और 3 2 6 और 2 8 यहाँ पे 8 आएगा। भी क्या कर दिया? 8 आएगा। तो यहाँ पे एक मेज का मूल्य 700 रुपये आ जाएगा। एक मेज का मूल्य है वो 700 रुपये आ रहा है। अब यहाँ पे ये एक मेज का मूल्य है वो आप क्या है समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो। समीकरण नंबर 1 के अंदर रखोगे तो यहाँ पे 3 चेयर प्लस में एक मेज का मूल्य 700 है तो 2 का मूल्य कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा और बराबर में 1850। तो यहाँ पे 3 चेयर का मूल्य कितना आ जाएगा? 1400 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा? 450 बचेगा। तो यहाँ पे 3 चेयर का मूल्य 450 है तो एक चेयर का मूल्य कितना हो जाएगा? 150 रुपये। तो एक चेयर का मूल्य 150 रुपये हो जाएगा। तो दो कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? एक का 150 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 300 और यहाँ पे 2 मेज का तो एक मेज का मूल्य 700 है तो 2 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 1400। तो यहाँ पे जोड़ो फिर 0 0 और 7 1 1700 तो टोटल कितना आ जाएगा? 1700 आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला भी इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्यतः कचरे में नहीं फेंकना चाहिए? तो वो है पुरानी बैटरियां। पुरानी बैटरियों को क्या है आप कचरे के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। भी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें तेजाब होता है भी जो कि नुकसान करता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले विषम है? यानी पहले क्या आएगा? विषम आएगा और फिर संख्या आएगी और ठीक बाद एक सम है। तो यहाँ पे सम है यानी विषम फिर संख्या आएगी और फिर सम आएगी। तो विषम पहले विषम आना चाहिए, विषम संख्या सम, विषम संख्या और उसके बाद में सम। उसके बाद में देखो भी विषम आना चाहिए स्टार्टिंग में। एक ये बन गया विषम संख्या और सम और उसके बाद में पहले विषम आना चाहिए विषम संख्या और सम और एक ये बन गया विषम संख्या और सम। ठीक है, और उसके बाद में विषम संख्या आ गई और उसके बाद में सम आ गया। एक ये बन गया और उसके बाद में देखो भी विषम आ गई, एक ये रहा विषम आ गई और संख्या और सम। उसके बाद में नहीं बन रहा। तो 1 2 3 4 और 5 टोटल कितने बन रहे हैं? 5 जोड़े ऐसे जिसके पहले विषम है फिर संख्या है और फिर सम है। आगे देखो भी नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला ईस्ट वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक भारत का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ई वेस्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो भोपाल में स्थापित किया गया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
आगे चलता हूं भी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल संचय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में गिरने में सहायता करना, जमीन में रिसने में सहायता करना। तो वर्षा जल का संचय का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना, यानी जमीन के अंदर चली जाए। वो रिसना का मतलब होता है जमीन के अंदर चली जाए। एक 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 47 नंबर क्वेश्चन में आपको लगभग में आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या है, भाग करना है, ये आप कर सकते हैं भी, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद में प्लस कर देना, पहले भाग कर देना, उसके बाद में गुणा कर देना, और उसके बाद में माइनस या फिर प्लस कर देना। आपका मान है वो लगभग में 40 के करीबन आ जाएगा अभी। आगे देखो भी, लघुत्तम समावर्ती आपको ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 70 का एलसीएम ज्ञात करना है, पहले 70, 28 और 42 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको इस प्रकार से सोल्व कर लो, 2 अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5 और फिर 7, फिर 7, फिर 1। इसी प्रकार से 28 का आप करोगे तो 28 का तो इसी ऐसे हो जाएगा, 7 2 14 और 14 2 28। और 42 का कैसे होगा भी, ये 28 का है भी, और 42 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 42 का आ जाएगा 7 2 24, 7 2 14 और 14 3 42 हो जाएंगे। अब देखो भी, 2 इसमें एक बार आया है और इसमें भी एक बार, इसमें भी 2 बार आ रहा है। तो 2 को 2 बार, जो अधिक बार आ रहा है उसको लेना है अभी। यहाँ पे 7 एक बार आया है, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, तो एक बार ले लो। 3 यहाँ पे एक बार आया है और यहाँ पे आया ही नहीं है तो 3 ले लो। और उसके बाद में यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे 5 ले लो। अब 2 2 4 और 4 7 28, 28 5 28 3 कितने होते हैं अभी, 24, 2 और 6 और 2 8 84। और उसके बाद में 84 5 कितने होते हैं, 5 चौका 20 और 2 और 5 8 40 और 2 42, तो 420। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 420। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखो भी, प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद में इस संयोजन को 20 प्रतिरोध के एक तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो बैटरी द्वारा उपरोक्त की गई शक्ति आपको ज्ञात करनी है। तो पहले तो आपको टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। टोटल प्रतिरोध देखो भी समांतर क्रम में है तो वो तो तुल्य प्रतिरोध 1/R, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस में 1/20 आ जाएगा भी। 20 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा भी। तो R आपके पास में कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध है वो आपके पास में 10 आ जाएगा भी, ठीक है। समांतर क्रम का तो ये हो गया। अब एक श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम वाला क्या है, सीधा जुड़ेगा भी, श्रेणी क्रम वाला सीधा जुड़ेगा। तो यहाँ पे 20 और 10 30, तो टोटल प्रतिरोध अब आपके पास में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 30 ओम आ गया। अब बैटरी 3 वोल्ट की है तो आपको शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, V²/R होता है, V²/R होता है। तो V² यानी 3 का स्क्वायर 9 और R यहाँ पे कितना है 30 है। तो ये काटोगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 3/10। 3/10 को मैं लिखूंगा 0.3, क्या लिखूंगा अभी, 0.3 वाट आ जाएगा। 0.3 वाट यानी शक्ति को वाट के अंदर मापा जाता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन। अब 50 नंबर क्वेश्चन में बोला भी सभी किसी कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान कौन सा है। टोटल व्यक्ति दे रखे हैं, एक तरफ से उसका स्थान दे रखा है तो वो माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद में प्लस में कर देना 1। तो यहाँ पे आपका 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये आ जाएगा 18, 18 प्लस में 1 तो आ जाएगा आपका 19। तो वो उसका बाएं तरफ से स्थान 12वां था, लेकिन दाएं तरफ से उसका स्थान है वो 19वां आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 51 नंबर क्वेश्चन में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उसमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। मेरे को बताओ जी से डी बड़ा है क्या, जी है इससे डी बड़ा है क्या। तो यहाँ पे देखो भी डी से एफ बड़ा है और एफ से जी बड़ा है, तो यहाँ तो इसका उल्टा हो रहा है भी, यहाँ तो जी बड़ा है डी से, लेकिन ये बोल रहा है डी बड़ा होना चाहिए, तो ये कैंसिल। उसके बाद में देखो ई से जी बड़ा है क्या, ई से एच बड़ा है और एच से के बड़ा है, और के और जी दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं भी यहाँ पे जी बड़ा है, यहाँ पे ई से जी बड़ा है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड है वो प्रकृति में कैसे होते हैं भी, क्षारीय होते हैं भी, प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ये पीछे वाले पेपर में भी प्रश्न आया था भी, अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातुओं के तो क्या होते हैं भी, अधातुओं के इस प्रकार से याद रखना, अधातुओं में ए लगा हुआ है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अधातुओं में अम्लीय होता है और धातुओं में कुछ भी नहीं लगा होता तो इसका मतलब क्या है, वो क्षारीय है, ठीक है। आगे देखो 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
अब 53 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है भी कुछ नाखून अंगूठियां हैं, कुछ एन से नाखून है वो क्या है, ए से अंगूठियां हो जाएगी भी, और उसके बाद में सभी अंगूठियां हैं वो अंगुलियां हैं, सारे के सारे अंगूठियां हैं वो किस में आ जाएगी, अंगुलियां में आ जाएगी, ए यू से अंगुलियां हो जाएगी। उसके बाद में सभी नाखून है वो कंगन है, सारे के सारे जो नाखून है वो किस में आ जाएंगे, के से कंगन में आ जाएंगे, ये लो कंगन में आ गए। अब देखो भी क्या है, अब इसमें बोला भी कुछ कंगन अंगूठियां है क्या, कुछ जो कंगन है वो अंगूठियां है क्या, ए यू यानी अंगूठियां है क्या, तो सॉरी ए यू अंगुलियां है, ए यू इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, अंगुलियां, अंगुलियां, ये अंगुलियां हैं। तो कुछ कंगन है वो अंगूठियां है क्या, बिल्कुल सही बात है, अभी कुछ कंगन है वो अंगूठियां हैं। और कुछ अंगुलियां नाखून है क्या, कुछ जो अंगुलियां हैं वो नाखून वाले को काट रहा है क्या, बिल्कुल सही है, काट रहा है भी। और उसके बाद में कोई अंगूठी कंगन नहीं है, तो ये नेगेटिव आ गया भी, ऊपर स्टेटमेंट है वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव आ गया तो इसको कैंसिल कर दिया, तो पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 55 नंबर क्वेश्चन में आपको दो निशान है वो आपस में चेंज करने हैं, प्लस को माइनस में कर दो और माइनस को प्लस में कर दो, समीकरण है वो आपकी संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो भी निशान चेंज कर रही है, 28/4 + 12 गुणा 5 - 11, और आना क्या चाहिए, 56 आना चाहिए, आना 56 चाहिए। 4 × 4 7 × 28, और उसके बाद में 12 × 5 60 होते हैं भी, 7 प्लस में 60 और माइनस में 11, तो यहाँ से 7 ये 7 और 60 कितने होते हैं, 67, और इसमें से 11 घटाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 और 5 56 आ जाएगा, 56 बराबर 56 हो रहे हैं, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्लस और माइनस का निशान है वो आपस में चेंज करना पड़ेगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक पाइप ए है वो किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, तो बी पाइप है ये क्या करता है, खाली कर रहा है, तो माइनस से शो कर दिया मैंने इसको। अब दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो तो 60 आ जाएगा, 15 चौके 60 और 20 60। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ए है वो 4 लीटर पानी 1 मिनट में डाल रहा है, बी है वो 1 मिनट के अंदर 3 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 1 मिनट के अंदर पानी कितना डला, 1, तो 60 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी डल जाएगा, तो यहाँ पे 60 मिनट लगेंगे उसको भरने में, कितना 60 मिनट, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जब अंतरिक्ष में पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का फैलना, प्रकीर्णन एक प्रकार से क्या होता है, प्रकाश का फैलना होता है। अगर प्रकाश नहीं फैलेगा तो वहां पे क्या होगा, पृष्ठभूमि है वो हमें क्या दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखो भी, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी है, तो एक तो आपकी हो जाएगी शुक्ल, ठीक है, एक शुक्ल हो जाएगी और एक कृष्ण हो जाएगी, शुक्ल और कृष्ण। आगे देखो भी नेक्स्ट 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको यहां से सोल्व करो पहले, 72 ऑफ को सोल्व करना है भी आपको, माइनस, और यहाँ पे ये हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा भी, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और फिर ऑफ और 3 माइनस में 6 × 2 और प्लस में 8, तो इस पहले इस ऑफ को सोल्व करो, तो 72 ऑफ यानी 12 सिक्के सॉरी ये कितना है, 2 और 3 6 हो जाते हैं भाई, 2 3 6, अब 6 का भाग दोगे यहाँ पे तो ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 12, और ये प्लस का 8 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो ये 12 बार कटेगा भी, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा क्या 8, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 61 नंबर टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आप जानते हैं पहली सर्वसमीका से इसका मान 1 बन जाएगा, बट एक दूसरी सर्वसमीका होती है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। इस tan को इधर लेके जाएंगे तो 1 बराबर बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो यही तो मान है sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा, बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो साइन माइनस का लगा दिया 1, प्लस tan को साइन कोस में चेंज करते हैं तो tan बराबर होता है साइन बटा कोस, समझ गए, और गुणा में कॉस थीटा दे ही रखा है और माइनस में साइन थीटा है,
ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, कॉस से कॉस कटेगा तो रिजल्ट यहां पे कितना बचेगा, साइन थीटा, और माइनस में साइन थीटा है, साइन थीटा में से साइन थीटा घटाओगे 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे 2017 में किस प्रकार के उत्पाद का आयात 2018 में ए और ई प्रकार के उत्पाद के औसत आयात के बराबर था। तो 2018 में ए और ई का बताओ भी। 2018 यानी जो डॉटेड लाइन है ये तो 2017 को शो करेगी, और जो आपकी जो लाइन दूसरी जो लाइन है वो क्या है, ये जो लाइन है ब्लैक लाइन है ये 2018 को बता रही है, और ये जो आपके डॉटेड लाइन है ये 2017 को शो कर रही है। अब इसमें ए और ई का 2018 में ए और ई का, तो ए का 30 था और ई यहाँ पे ये रहा ई, तो ई का क्या है 20 था, और 30 और 20 50, 30 और 20 50 ए और ई के प्रकार के उत्पाद के औसत आयात के बराबर था। तो औसत 2 का निकाल रहे हैं ए और ई का, तो औसत निकाल लो 25, तो ए और ई का 25 आ गया औसत। अब इसमें बोला भी 2017 में किस प्रकार के उत्पाद का, 2017 में किस प्रकार के उत्पाद का बराबर था। तो 2017 में देखो भी ये रहा 2017 में बी का, 2017 में बी का 27 आ रहा है, तो बी का 2017 में बी का जो उत्पाद है वो 2018 में ए और ई के उत्पाद के औसत के बराबर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 62 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें ये 14 की स्क्वायर कर रहा है, ये 16 की स्क्वायर कर रहा है, और ये यहाँ पे 18 की स्क्वायर करेगा 324। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में सेट किया जाए। तो पहले सेट करो इसको अवरोही क्रम में, बड़े से छोटा क्रम आपको सेट करना है। 31, 27, 58 और 48 है, तो 8 आ गया, और उसके बाद में 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और उसके बाद में 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बाएं से पहले 3 अंकों को, तो बाएं से पहले 3 अंक ये अभी पहले 3 अंकों को जोड़ेंगे, 8, 8, 16 और 7, 23, तो इसका योग कितना आ रहा है 23 आ रहा है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, ये आपको बताने हैं। तो वो हेलो यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेलो यौगिक। हेलो यौगिक के अंदर हेलोजन वर्ग आता है, जिसमें ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ये जुड़ते हैं भी। ठीक है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन ये हेलो यौगिक के अंतर्गत आते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो कि ओइक अम्ल के अंतर्गत आता है, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो ओइक अम्ल होता है, और इसको COOH होता है भी। ये क्या है COOH है, तो इसके अंदर भी क्या आता है ऑक्सीजन आता है। और उसके बाद में एस्टर है, तो एस्टर है इसमें आपका आ जाएगा COO, एस्टर में क्या आ जाएगा COO आ जाएगा। और कीटोन के अंदर क्या आ जाएगा, तो कीटोन के अंदर है वो CO आ जाएगा भाई, कीटोन के अंदर CO आ जाएगा। और एक होता है एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर OH आता है, और एक होता है ईथर के अंदर O आता है भी। ठीक है, तो इन सभी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है, एस्टर के अंदर भी ऑक्सीजन आ रही है, कीटोन के अंदर भी ऑक्सीजन आ रही है। और एस्टर होता है एस्टर एल्डिहाइड, एक होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर होता है CHO, एल्डिहाइड होता है CHO, एक होता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के अंदर CHO यानी इसमें भी ऑक्सीजन आ रही है, एस्टर है इसके अंदर भी ऑक्सीजन आ रही है, कीटोन है इसके अंदर भी ग्रुप जुड़ता है, CO ग्रुप जुड़ता है, तो इसमें भी क्या है ऑक्सीजन आ रही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके अंदर भी ऑक्सीजन आ रही है, और एल्कोहल है इसके अंदर भी ऑक्सीजन आ रही है, और जो आपका ईंधन है इसके अंदर भी क्या है ऑक्सीजन आ रही है। लेकिन हेलो यौगिक होते हैं जिसमें हेलोजन वर्ग आता है ना 17 नंबर ग्रुप, जो कि आपका ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ये आते हैं, तो इसके अंदर ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता अभी। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 65 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, 66 नंबर क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का है। आगे चलो नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो विद्युत केंतली, विद्युत बल्ब, ओवन और विद्युत जनित्र। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र है ये उष्मा के यानी विद्युत के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं वो ताप उत्पन्न करते हैं भी। ठीक है, तापमान उष्मा उत्पन्न करते हैं। विद्युत बल्ब है, विद्युत केंतली है और ओवन है, ये सारे के सारे क्या करते हैं
विद्युत के द्वारा है वो ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, लेकिन विद्युत जनित्र है ये ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसमें पहली शर्त दे रखी है, यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है। नहीं, स्वर तो नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों व्यंजन है। अगला देखो भी 2 नंबर शर्त कौन सी है, यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है। बिल्कुल सही है। तो इन दोनों शब्दों इस शब्द के पहले अक्षर को स्टार के रूप में कुटबंध किया जाएगा। तो स्टार के रूप में पहले को जे को क्या करेगा, स्टार के रूप में कुटबंध करेगा, और उसके बाद में ए को क्या लिख रहा है, @ लिखेगा, वी को क्या लिखेगा, कैरेट लिखेगा, और ई को क्या लिखेगा भी, ई को लिखेगा प्लस, और उसके बाद में एल को क्या लिखेगा, तो एल को हैज लिखेगा भी, और उसके बाद में एल को हैज, आई को क्या लिखेगा फिर बराबर लिखेगा, और उसके बाद में एन को क्या लिखेगा, एन को लिखेगा डॉलर, और उसके बाद में एस को क्या लिखेगा, एस को लिखेगा ग्रेटर देन लेस देन। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी अभाज्य गुणनखंड के किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जैसे 2 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है, जैसे 3 है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड, तो गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है वही उसके गुणनखंड हो जाएंगे। 2 के अंदर 1 का भाग जा रहा है, एक तो ये हो गया, और 2 के अंदर 2 का खुद का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 2 और 1 और 2 ये 2 इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इसी प्रकार से 19 को देख लो, 19 एक अभाज्य संख्या है, तो 19 के अंदर 1 का जा रहा है भाग और 19 खुद का जा रहा है, तो यहाँ पे इसके क्या हो जाएंगे, 2 गुणनखंड होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला भी मोहन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,20,000 रुपए की राशि उधार लेता है, और वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,700 लौटाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के ब्याज सहित पूरी राशि लौटा देता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा लौटाई गई राशि ज्ञात करो। अब यहाँ पे ये बात बोली है ना, ये बात समझने वाली है। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन के एवज में 27,700 लौटाता है। कहने का मतलब क्या है, उसने ब्याज नहीं लौटाया, उसने पहले वर्ष के अंत में मूलधन लौटा दिया। कितना, 27,600 रुपए ब्याज रख लिया अपने पास में, क्योंकि ब्याज का तो ब्याज लगेगा नहीं, क्योंकि ब्याज कौन सा चल रहा है, साधारण ब्याज चल रहा है। तो उसने मूलधन लौटा दिया भी, ये लो मूलधन यानी 27,600 रुपए है, वो 2,20,000 रुपए में 2,20,000 रुपए का 2,20,000 रुपए में से 27,600 रुपए है वो आप कम कर दीजिए। तो ये मूलधन आपको 27,600 रुपए कम करना है दूसरे साल। तो पहले साल के लिए आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो 2,20,000 का आप ब्याज निकालो पहले साल का 8% की दर से, और अपॉन में कर दो 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 0 8 2 16, और ये हो जाएगा 8 2 16 और 1 17, यानी 17,600 रुपए क्या है, पहले साल का ब्याज हो गया, पहले साल का ब्याज हो गया। अब उसने क्या किया, 2,20,000 के अंदर से 27,600 रुपए लौटा दिया। अब ब्याज कितने पे लगेगा, 2,20,000 में से आप क्या करोगे, 27,600 रुपए है वो आप माइनस करोगे। अब आगे ब्याज दूसरे साल पे जो ब्याज लगेगा वो इसमें से माइनस करने के बाद में जो संख्या बचेगी उस पे लगेगा। 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे बच गया आपके पास में 9 2, और ये इधर से हैंसिल लेंगे, और हैंसिल लेने के बाद में यहाँ पे आपके पास में बचेगा 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये आपके पास में आ जाएगा 1, यानी 1,92,400 रुपए के ऊपर अब ब्याज लगेगा दूसरे साल का। तो 1,92,400 रुपए पर दूसरे साल का ब्याज लगा दो 8% की दर से, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 3 8 2 16 और 3 19, 1 और 8 निम 72, 72 और 73 7, और 8 एकम 8 और 7 15, यानी 15,392। तो यहाँ पे पहले साल का ब्याज भी लौटाएगा, यानी पहले साल का उसने ब्याज लौटाया नहीं था, और दूसरे साल का ब्याज भी हो गया। तो पहले साल का ब्याज और राशि कितनी बची हुई है, 1,92,400, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में पहले साल का ब्याज है वो आपका जो 17,600, क्योंकि अभी निकाला है अपने 17,600। फिर दूसरे साल का ब्याज है वो 15,392 है। आप देख लो टोटल लौटाएगा दूसरे साल में, तो 2 9 और 13, और उसके बाद में 5 और 7 12 और 2 14 और 1 15, और उसके बाद में 9 और 10 और 11 और 1 12 और 2, तो 2 लाख कितना लौटाएगा अभी, 2,25,392, 2,25,392। तो यहाँ पे आपका
राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। तो यही यहाँ पे सही आंसर होगा भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से संघन माध्यम से विरल में जा रही है। तो ये देखो भी इस प्रकार से है, ये हमने अभिलंब डाल दिया और ये किरण आ रही है, ये माध्यम कौन सा है, संघन है, ये माध्यम संघन है और संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो वो क्या होगी, अभिलंब से इस प्रकार से दूर हट जाएगी। और जब क्या है, दूर क्यों हटेगी, क्योंकि विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण का जो चाल है, प्रकाश की किरण की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो वो क्या है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और संघन माध्यम में प्रकाश की चाल है वो कम होती है, तो वो क्या है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो यहाँ पे वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखो भी, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर है, पूनम प्रीति के आगे बैठी है और प्रीति है वो शुरुआत से 17वीं है। तो ये मान लो भी यहाँ पे आ गई पे से प्रीति और ये 17वीं है भी इधर से, ठीक है। और इसने बोला है भी उनकी पूनम है वो प्रीति के आगे बैठी है। तो पूनम यहाँ पे बैठी है, भी प्रीति से आगे बैठी है, तो पी यू पूनम, और वो कितने आगे बैठी है, तो उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे 4 विद्यार्थी है, 1 2 3 और 4, यानी पूनम और प्रीति के बीच में 4 विद्यार्थी है। पूनम पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है, पूनम है वो पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है। तो ये लो पंक्ति के अंत में यहाँ से 16वें स्थान पे आ गई, वो यहाँ से 16वें स्थान पे आगे अंत में। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब जब तक हमें क्या है, एक विद्यार्थी का दोनों छोर से स्थान पता नहीं होगा तब तक हम क्या है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें पूनम का आगे से स्थान ज्ञात करना पड़ेगा। आगे से स्थान ज्ञात करेंगे तो इन दोनों के बीच में कितने हैं, 4 विद्यार्थी हैं। ये 17वें स्थान पे है, तो ये 17वां, ये 16वां, ये 15वां, ये 14वां और ये 13वां और ये कितना हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। तो पूनम का आगे से स्थान 12वां है, पीछे से 16वां है। तो 16 और 12 दोनों को जोड़ दो और माइनस कर दो 1, तो ये आपके पास में हो जाएगा 28। 28 में से -1 करेगा तो ये आपके पास में 27 आ जाएगा। -1 क्यों किया, क्योंकि एक व्यक्ति के दोनों छोर से स्थान अपने ने जोड़ दिए, तो माइनस इसी प्रकार से 1 किया, क्योंकि एक व्यक्ति है वो 2 बार जुड़ गया इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद में कमल की आयु 30 वर्ष हो जाएगी 6 वर्ष के बाद में। तो मैं उसकी आयु मान लेता हूँ भी, ये तो कमल है और ये KI से किरण बन गया अभी, ठीक है, और इनकी आयु 5 है, ये मान लिया मैंने। अब 6 वर्ष बाद में कमल की आयु 30 वर्ष हो जाएगी, 6 वर्ष बाद में होगी, तो 6 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 6 माइनस कर दो भी, 30 से माइनस करोगे तो ये 24 हो जाएगा। तो 4 का मान 24 आ गया। अब 4 का मान 24 आ गया तो कितना गुना किया है, यहाँ पे 6 से गुना किया है। तो यहाँ पे देखो भी 6 से गुना करेगा तो ये 30 हो जाएगा। अब किरण की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो किरण की वर्तमान आयु 30, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। समय 74 नंबर क्वेश्चन देखो भी, विविक्त कर आपको ज्ञात करना है। विविक्त कर, तो विविक्त कर का मतलब क्या होता है, b² माइनस में 4ac होता है। b² माइनस में 4ac, इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे b का मान कितना है, 5 है, माइनस का 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और माइनस का 4 × 4 × माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 3 48, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा, 25 प्लस में 48, तो ये 8 और 5 13, 1 और 4 2 6 और 7 73 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई, 73। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला भी कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। वाई है वो ए के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है भी। तो यहाँ पे एक पंक्ति में बैठे हैं कुछ व्यक्ति है। अब आपको टोटल व्यक्ति ज्ञात करना है। टोटल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए देखो भी, वाई है वो ए के दाएं बैठा है, तो ए यहाँ पे है, तो 1 2 3 और चौथा यहाँ पे क्या बैठा है, वाई बैठा है, ठीक है। वाई ए के दाएं चौथे स्थान पे बैठा है और वाई और जेड के बीच में केवल 4 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4, ये लो 4 आ गया। उसके बाद में इसने बोला भी बी है वो वाई के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो पहला और दूसरा, तो यहाँ पे बी आ जाएगा भी। उसके बाद में इसने बोला है भी जेड और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पे जेड और सी के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति आ जाएगा। और एक्स है वो सी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद में देखो भी एक्स पंक्ति के किसी एक सिरे पे बैठा है, तो यदि पंक्ति में कोई और व्यक्ति नहीं बैठा तो टोटल व्यक्ति कितने ये आपको ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, टोटल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि अन्य दोस्तों को भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखो भी, उपरोक्त श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सारे की सारी संख्या को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वां स्थान पर कौन सा निम्नलिखित में से क्या आएगा। तो दाएं से 5वां स्थान देखो भी, तो 1 2 3 4 और 5वां कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संख्या को हटा दिया, यानी संख्या को हमने काउंट ही नहीं किया, बाकी जो प्रतीक है और उसके बाद में जो अक्षर बचे हैं उसको काउंट किया है। 77 नंबर क्वेश्चन देखो भी, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो अवक्षेप होता है वो ठोस होता है भी, जो घुलनशील नहीं होता। क्या होता है भी, ठोस होता है जो घुलनशील नहीं होता है अवक्षेप। और ये क्या है, तली के अंदर, पेंदे के अंदर है वो जम जाता है भी। अवक्षेप है वो एक प्रकार से क्या होता है, ठोस होता है, वो घुलनशील नहीं होता है, वो तली के अंदर क्या है, नीचे जम जाता है एक प्रकार से। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप होता है वो ठोस होता है जो घुलता नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है भी, CaSO4। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है हाफ H2O, हाफ H2O, यानी ये क्या बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब जब जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो ये कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जल में मिलाया जाता है तब ये क्या होता है, एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है। स्टेटमेंट दे रखा है आपको, भारतीय समाज है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो इसमें तर्क क्या है, भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं में, भारतीय संविधान में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग ग्रह के साथ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है भी, यानी भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है भी भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग ग्रह के साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया है, प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एक महत्वपूर्ण सूचना है। प्रतिभा का पलायन होना, यानी प्रतिभा पलायन यानी प्रतिभाओं का पलायन होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भारत में विविधता में एकता का सूचक है। ये बिल्कुल गलत है, ये क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कथन सेकंड है वो क्या है, समर्थन नहीं करता, जबकि कथन फर्स्ट है वो समर्थन कर रहा है। आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2800 रुपए की एक मेज खरीदता है, 30% की हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो 30% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 3/10। नीचे वाला मैं हमेशा ही आपको क्या बताता हूँ, क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है। ऊपर वाला अगर हानि हुई है तो हानि को दर्शाएगा, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ को दर्शाएगा। तो यहाँ पे हानि हुई है तो 3 रुपए की हानि होगी, 10 में खरीदा और 3 रुपए की हानि होगी, तो यहाँ पे 7 में बेच दिया, तो उसका आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 7 रुपए। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, क्रय मूल्य 10 रुपए, लेकिन वो बोल रहा है 2800 रुपए में खरीदा, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा 2800, और एक बराबर कितना आ जाएगा 280। 7 का मान आपको ज्ञात करना है, तो 280 को 7 से गुणा कर दो, 0 6 5 और 14 और 5 19, तो 1960, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1960 रुपए हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल दर्पण के समांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगा। तो अवतल दर्पण है इस प्रकार से, और किसके समांतर प्रकाश किरण पुंज होता है, जो कि परावर्तन होने के बाद में यहाँ पे एक फोकस होता है और यहाँ पे एक वक्रता केंद्र होता है, तो वो फोकस से गुजरता है। तो इस प्रकार से देखो भी ये कंडीशन होती है, इस प्रकार से गुजरता है, ये मुख्य एक्स के समांतर आता है, मुख्य एक्स के समांतर आता है, और फोकस से परावर्तन के बाद में क्या है, फोकस से होकर गुजरेगा। तो ये क्या है, मुख्य एक्स के समांतर है। ये देखो, ये तो मुख्य एक्स है और इसके पैरेलल क्या आ रहा है, प्रकाश किरणें आ रही है, और जैसे ही परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद में वो क्या हो जाएगी, मुख्य एक्स के ऊपर रखे बिंदु फोकस से होकर गुजरेगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय, पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनियमन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो वो विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा है, वो आपका आदान प्रदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पादपों में जो आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है, तो वो होता है आपका विसरण विधि के द्वारा होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
डिश एंटीना में तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को रखा जाता है। तो ये एक प्रकार से एंटीना होती है, आपकी डिश होती है, वो आपकी कैसी होती है, अवतल दर्पण जैसी होती है। ठीक है, अब उसको जो कैमरा है उसको कहाँ पे रखें, इस प्रकार से उस पर क्या है, किरणें आ रही होती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से है वो किरणें आती है और वो क्या है, एक जगह यहाँ से परावर्तन हो गए, उसके बाद में एक जगह इस प्रकार से इकट्ठी होगी। तो यहाँ पे अपन मुख्य फोकस के ऊपर है वो उसके कैमरे को रखेंगे। तो मुख्य फोकस के ऊपर है वो उसके कैमरे को लगाएंगे। भी डिश में जो कैमरा लगा होता है ऊपर, आप देखोगे आपकी छत के ऊपर डिश लगी है और उसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो मुख्य फोकस के ऊपर लगा हुआ है, और जो डिश है ना आपकी वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिश के सामने फोकस के ऊपर है वो आपका कैमरा लगा होना चाहिए। आगे देखो भी नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स का मान ज्ञात करना है, तो अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बार बार वालों का गुणा करवा दो। तो 13 × 60 और अपॉन में आ जाएगा आपका 12 और बराबर हो जाएगा एक्स। तो ये 12 × 12, 12 × 5 = 60 और 13 × 5 = 65। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 आ जाएगा। आगे देखो भी 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। उच्च तापमान के ऊपर है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता, नाइक्रोम नहीं करता। अगर नाइक्रोम है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा तो नाइक्रोम जल के नष्ट हो जाएगा भी, इसीलिए नाइक्रोम है वो उच्च तापमान के ऊपर ऑक्सीजन के साथ है वो अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एल्युमिनियम है, तांबा है, आयरन है, ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन उच्च ताप के ऊपर आपका नाइक्रोम अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, जल जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C3 और C3H6 और O3। और पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, पायरुविक अम्ल का C3H4O3। अब देख लो भी इसमें 2 कार्बन वाला अणु कौन सा है, तो 2 कार्बन वाला अणु है वो आपका राइट आंसर होगा एथेनॉल। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। भी ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, एथेनॉल का होता है C2H5OH, और लैक्टिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6O3, और पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला होता है C3H4O3। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन। अब यदि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो प्रत्येक बाह्य कोण के माप आप ज्ञात करो। अब यहाँ पे भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजाओं की संख्या में x मान लेता हूं भी, x बराबर क्या होता है 360 अपॉन में बाह्य कोण के माप, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बाह्य कोण आ जाएगा। अब यहाँ पे x का मान तो आपको दे रखा है, भी भुजाओं की संख्या तो 12 है, 12 बराबर में क्या है 360। अब x में क्या है, बाह्य कोण के माप है वो मैं थीटा मान लेता हूँ। यहाँ पे थीटा आपको ज्ञात करना है, तो ये इसको यहाँ पे भाग में है, बराबर से दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये गुणा में हो जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थीटा बराबर क्या आ जाएगा 360 अपॉन में 12। तो 12 × 12, 12 × 3 = 36, 360 यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला भी कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी है, लेकिन उसके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब हो गया भी इस सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, इससे सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो दोनों के अंदर कॉमन है वो आपका 5 है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है। और 89 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इसमें बोला है भी 2016 में Q और R प्रकार के टेलीफोन का औसत आयात 2016 के अंदर, 2016 वाला कौन सा है, जो बीच में जगह है ना वो तो 2016 का है, और एकदम ब्लैक है वो आपका 2015 का है। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं इसको, शायद दिख जाए। ये देखो अब इसमें 2016 में Q और R, Q कौन सा है, ये रहा Q और ये रहा R। 2016 के अंदर 32 और 28 है। अभी Q का तो है 32 और R का है 28। और 2015 में किन प्रकार के टेलीविजनों के औसत के बराबर है, तो यहाँ पे देखो पहले तो इसका औसत निकालो, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 3 2 5 और 1 6, और इसका औसत निकालेंगे तो औसत आ जाएगा दोनों का 30। औसत कितना आ जाएगा भी 30 आ जाएगा। अब देखो भी, अब इसमें ऑप्शन पे चलो, ऑप्शन क्या है Q और R है, Q और R। तो 2015 में Q और R का देखो, 2015 में Q और R का देखोगे तो Q का तो है 28.5, कितना है अभी 28.5 है, और R का 2015 में 30।
तो ये हो जाएगा 30। देखो अभी 30 के बराबर आ रहा है क्या इसका औसत निकाल के, तो ये तो पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है, तो ये तो 30 के बराबर नहीं आ सकता। उसके बाद में अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एस और टी बोल रहा है। तो एस और टी का 2015 में देखो, एस और टी का, तो एस का तो ये रहा 2015 में कितना है 34 है, और एस टी का 2015 में कितना है 26 है यहाँ पे भी, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 60, इसका मान 60 हो जाएगा, 2 का भाग दोगे तो इसका भी औसत कितना आ रहा है 30, 30 बराबर 30। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। तो ये पूछा था अभी 2016 में क्यू और आर प्रकार के टेलीफोन का औसत आयात और 2015 में किन प्रकार के टेलीफोनों के औसत आयात के बराबर था, तो ये एस और टी प्रकार के 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में उद्योग यानी विकास और विनियमन अधिनियम में अधिनियमित किया गया, तो वो 1951 में किया गया था अभी। यानी भारत में उद्योग अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, तो भारत में उद्योग अधिनियम है वो 1951 में अधिनियमित या फिर 1951 में लागू किया गया। आगे देखो भी नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का है। आगे चलता हूं 92 नंबर क्वेश्चन देखो भी, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन में से 5,000 रुपए की बचत कर लेती है। तो तन्वी का वेतन कितना है ये आपको बताना है। देखो भाई 80% खर्च करती है, बचाएगी कितनी 20%। प्रति माह वेतन बचा कितना रही है, तो 20% की वैल्यू आपको 5,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है 5,000, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू 20 से भाग दे दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपने उसकी जो वेतन माना है वो 100% के बराबर माना है, तो 100% के बराबर माना है तो 100 से गुना कर दो, तो उसका वेतन कितना आ जाएगा 25,000। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, 93 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दे रखा है भी बारंबारता बंटन दे रखी है, और उसके बाद में इसमें ज्ञात क्या करना है अभी, इसमें आपको ज्ञात करना है माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करनी है अभी, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इस सारणी को थोड़ा सा इस प्रकार से डब में करते हैं। यहाँ पे ये xi का मान है 1 से 4 है, इस प्रकार से चलो यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे तो आपको CF की CF पता होना चाहिए भी CF, तो मैं दूसरे रंग से CF लिख देता हूँ। यहाँ पे CF क्या होता है 6, और 6 में ये 30 जोड़ेंगे तो 36, 36 में 40 आगे वाली ये 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 40 कितने हो जाएंगे 6 और 76, 76 में 16 जोड़ेंगे 6 6 12 और 8 9 92, 92, 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका n/2, n/2 यानी n का मान है वो आपके पास में कितना आया है 100 आया है, तो n का मान 100 आ गया, तो n/2 का मान कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा। अब माध्यिका वर्ग कौन सा लोगे, तो माध्यिका वर्ग है वो n/2 का जस्ट बड़े वाला लेंगे। तो यहाँ पे देखो भी जस्ट बड़े वाला कौन सा है, इसका मान 100 आ गया, तो जस्ट बड़े वाला यानी n/2 50 हो गया, और 50 से जस्ट बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। 50 से जस्ट बड़ा तो ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। इट्स ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला माध्यिका का क्या होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF होता है, और अपोन में होता है आपका F, और इंटू होता है आपका H। अब L होता है यहाँ पे लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, निम्न सीमा यहाँ पे माध्यिका वर्ग की कौन सी है 7 है, तो 7 आ जाएगी। प्लस में n/2 का मान कितना है 50 है, और CF क्या होता है जस्ट CF की माध्यिका वर्ग के जस्ट पहले वाला CF होता है अभी, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले संचयी बारंबारता कितनी है 36 है, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। और F का मान क्या होता है, यहाँ पे माध्यिका वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 40, तो यहाँ पे इंटू H का मान क्या होता है मिड वैल्यू होती है, बीच का अंतराल होता है भी, तो यहाँ पे 4 और 7 सभी के बीच में अंतराल है वो कितने का चल रहा है, तो सभी के बीच में अंतराल 3 का चल रहा है भी। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस में ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बच गया, और यहाँ पे 14 आ गया भी ये, और 14 इंटू 3 और यहाँ पे आ गया आपका 40। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14 3 42, तो 7 प्लस में 42 अपोन में 40 भाग दे दो भी इसका, 7 प्लस में 40 का इसमें भाग दोगे तो 40 से कम 40 बच गया आपका कितना 2 बच गया, लगा पॉइंट और 0, और उसके बाद में 200 हो जाएंगे, और 200 कितने बार चला जाएगा भी 40 5 200 होते हैं भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.05। तो अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.05, कितना आ जाएगा भाई
0.05 हो जाएगा। तो आपका एक नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो वो है आपका प्लेटलेट्स। क्या है अभी? प्लेटलेट्स, यानी एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। हिमालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हिमालय की सबसे बाह्य पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे ब्रह्मपुत्र हिमालय है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्व सीमा है। ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय के सबसे पूर्व में स्थित है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। पटकाई पहाड़ियां लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में है, ये गलत हो जाएगा अभी, ये गलत हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं भी। यहाँ पे देखो भी ये नदियों का बात आया तो यहाँ पे सिंधु, ये सिंधु पहले आती है, सिंधु नदी। सिंधु के बाद में कौन सी आती है? सतलज। ठीक है, सतलज के बाद में कौन सी आती है? काली नदी, काली या फिर इसको शारदा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आती है ताप्ती, और ताप्ती के बाद में आता है ब्रह्मपुत्र नदी आती है। अब देखो भी सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा मैदान पाया जाता है या फिर कौन सा हिमालय होता है? तो ये होता है आपका पंजाब हिमालय। कौन सा होता है अभी? पंजाब हिमालय। ठीक है, और सतलज और काली बोल दो या फिर सतलज और शारदा बोल दो, एक बात है। यानी काली को शारदा बोलते हैं, शारदा को ही काली बोलते हैं। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय होता है, अभी कुमायूं हिमालय पाया जाता है। और काली नदी और ताप्ती नदी के मध्य में कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो ये नेपाल हिमालय होता है, भी नेपाल हिमालय। और ताप्ती और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय होता है? तो ये असम हिमालय होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो नेपाल हिमालय है। और सबसे छोटा हिमालय कौन सा है? तो वो आपका कुमायूं हिमालय है, वो सबसे छोटा हिमालय है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी पटकाई हिमालय लघु और शिवालिक के बीच में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। इट्स ओके। आगे चलते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है अभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला गया है भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक के मूल कर्तव्य नहीं है? नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, ये क्या है? ये आपका मूल अधिकार, मूल कर्तव्य नहीं है, ये मूल अधिकार है। अभी मूल अधिकार है ये, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य है वो सोवियत संघ से लिए गए अभी। ठीक है, तो ये मूल अधिकार के अंदर आता है, ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो आपका एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उसका पालन करना, ये मूल कर्तव्य अभी। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें, यह भी क्या है? मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्र की सेवा करें, यह भी आपका क्या है? मूल कर्तव्य है। बल्कि एक नंबर है वो मूल अधिकार है। आगे देखो भी नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा एक उपधातु है? निम्न में से कौन सा एक उपधातु है, ये आपको बताना है। तो एंटीमनी है वो यहाँ पे क्या है? उपधातु है। एंटीमनी क्या है? यहाँ पे उपधातु है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। बाकी सेलेनियम, आयरन और बिस्मथ है, ये क्या है? धातु के अंतर्गत आ जाती है भी एक प्रकार से। तो इसकी एक ट्रिक होती है अभी, वो आप याद रख लेना। भोले शिव यानी भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा सब जिए, सब जिए। तो भोले शिव यानी बी, भोले शिव यानी एसआई से शिव, और एसी से हो जाएगा एएस, और एटी यानी तेरी, टीई टेल्यूरियम बोलते हैं जिसको। ठीक है, और ये हो जाएगा टीई टेल्यूरियम, और आत्मा से हो जाएगा 80 से आत्मा बन जाएगा, और सब से बन जाएगा एसबी, और उसके बाद में जीए से बन जाएगा जीई। ठीक है, तो ये होती है भी भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। बी से बोरोन, एसआई से सिलिकॉन, एएस से बन जाएगा आर्सेनिक, और टीई से टेल्यूरियम बन जाएगा, और एटी से एस्टेटिन बन जाएगा, और एसबी से एंटीमनी बन जाएगा, और जीई से बन जाएगा जर्मेनियम। तो ये आपकी उपधातु होती है भी। भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा सब जिए। ठीक है, तो बी से बोरोन, एसआई से सिलिकॉन, एएस से आर्सेनिक, टीई से टेल्यूरियम, और आपका
AT से एंटीमनी, SB से AT से एस्टेटिन और SB से बनेगा आपका एंटीमनी। SB होता है एंटीमनी और GE से होता है आपका जर्मेनियम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखो भी कौन सा नियम लगा है। तो इसमें यहाँ पे T है, 3 घटा दिया भी, 17 आ गया। 17 में से 3 घटाओगे तो 14 आ गया। 14 में 3 घटाओगे तो 11 आ जाएगा और 11 में 3 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे H आ जाएगा। इसी प्रकार से R है, इसमें 18 में से 3 घटाया 15 में से 3 घटाया 12 में से 3 घटाया तो 9 और 9 में से 3 घटाया तो 6 पे आ जाएगा F। अब देखो कि संख्या में क्या कर रहा है, तो संख्या के अंदर है वो 5 जोड़ रहा है अभी। 11 और 5 16 और 16 और 5 21 और 21 और 5 26 और 26 और 5 कितने होते हैं अभी, तो 26 और 5 31 होते हैं। तो यहाँ पे HF 31 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन है अभी। अब इसमें बोला भी 6 व्यक्ति A B C D E और F एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन इसका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। D के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। D के बाईं ओर, तो D के बाईं ओर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। F और C के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो F और C के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। इस प्रकार से बिठा दो, एक बार इसको होल्ड पे रखे। आगे है B और E के बीच में, B है वो B E के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। B है वो E के दाईं ओर, तो 1 2 और 3 यहाँ पे B आ गया अभी। अब यहाँ पे देखो भी D है वो F के बाईं ओर, F के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे F आ जाएगा और F 1 2 और यहाँ पे C आ जाएगा भाई। ये कंडीशन लागू हो गई। और उसके बाद में E है वो 2 स्थान कहाँ पे बैठा है, तो 2 स्थान है वो दाईं ओर बैठा है, तो मैं E को यहाँ पे बिठा दूं भी। अब इसने क्या बोला है, आगे देखो भी E बाएं सिरे पे बैठा है, तो E बाएं पे बैठा है तो E यहाँ पे आ जाएगा और B फिर कहाँ पे आएगा, B यहाँ पे आ जाएगा। व्यक्ति एक ही बचा है, कौन सा बचा है वो देख लो, तो यहाँ पे D C A यहाँ पे आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, तो इनमें से किसमें A और F के दोनों के बीच में बैठा है, A और F के दोनों के बीच में B भाई साहब बैठा है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से एक पेपर अपन ने और क्लियर किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा भी। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो 14 सितंबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर को नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। आज वाली क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़िया लगी है तो दिल से लाइक करना भी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।